Hello everyone. So today we are going to start a new chapter which is called as improper integrals, and this is also an important chapter as per as GTU syllabus. Okay. So let me give you a basic idea that what is improper integral. So improper integral क्या है, ठीक है. So अभी तक क्लास 12 तक हमने पढ़ा है कि there are two types of integration, ठीक है. एक होता है definite integration और एक होता है indefinite integration. Okay. So हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारा एक है, इसमें अगर यही इंटीग्रेशन है हमारा, सपोज एक हम इंटीग्रेशन करें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, अगर इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अगर कोई लिमिट्स नहीं होती, ये ए और बी अगर नहीं होते तो हम उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है. लेकिन अगर इसमें लिमिट दी हुई है ए और बी, ऐसी कोई भी रैंडम लिमिट्स दी हुई है तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके. सो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट ये है कि क्या होगा अगर इस इंटीग्रल में अगर कोई भी लिमिट है वो अगर इन्फिनिटी हो जाती है, या फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अगर ये हमारी जो लिमिट है वो अगर इन्फिनिटी हो जाती है तो क्या होगा. सो हमको पता है अगर इसको हम हमारे जो 12th तक पढ़ाई हुई रेगुलर मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो है अगर उससे सॉल्व करने जाए तो सपोज हमारे इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से हमारे पास कोई आंसर आएगा, ठीक है, फंक्शन आएगा और उसकी लिमिट होगी ए से इन्फिनिटी, ठीक है. और मैं सपोज करता हूँ, देखो अगर हम इसमें सपोज करने जाए तो फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर हमारा x² 2 प्लस सपोज फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, x² 3 ऐसा कुछ आंसर आता है, तो अगर हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाता है इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर बाय 2 होगा इन्फिनिटी, और ये इसका आंसर अगर इसमें भी हम इन्फिनिटी पुट करें तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है. सो अगर इसमें हम लिमिट्स पुट करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो हमारा आंसर हो जाता है अनडिफाइंड, ठीक है. सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स, उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और अगर उस इंटीग्रेशन में अगर कोई भी लिमिट, या तो अपर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट होती है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, हमको पता है, अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों लिमिट अगर कोई भी इन्फिनिटी हो जाती है तो उस इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है. सो इसमें हम देख रहे हैं हमारी अपर लिमिट जो है वो हमारी इन्फिनिटी है, ठीक है. सो इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इन्फिनिटी हमको प्रॉब्लम दे रहा था, हम इन्फिनिटी की जगह हम एक नंबर बी सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे ए तो है ही और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ही. अब हमने इन्फिनिटी को बी से रिप्लेस किया है तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशंस लगा देते हैं कि b इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी है तो हमने एक नंबर इसके जस्ट बगल में b सपोज कर लिया है विच इज़ वेरी 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 क्लोजर टू इन्फिनिटी, ठीक है. b इज़ वेरी वेरी क्लोजर टू इन्फिनिटी. सो हमने लिमिटिंग कंडीशन लगाई है कि हमने इस इन्फिनिटी को रिप्लेस किया है अगर b से, देन दिस b इज़ वेरी 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 क्लोजर टू इन्फिनिटी. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ओके. सो अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम इसको हमारे नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर हम इसमें पुट करें आंसर तो हमारा आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है. तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए इस इन्फिनिटी जो हमको प्रॉब्लम दे रहा था उसको हम रिप्लेस करते हैं कोई फाइनाइट नंबर बी से. बी इज हमने अभी मैंने बात की कि बी इज़ वेरी 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 क्लोजर टू इन्फिनिटी. सो हम लिमिटिंग कंडीशन लगाते हैं, लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है. अब वैसे दूसरा कॉन्सेप्ट, उसमें हमारी अपर लिमिट इन्फिनिटी थी, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट इन्फिनिटी यहाँ पे देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलवेज डाउन से अप जाता है, मतलब माइनस से प्लस जाता है ना, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू ए तक का है, ठीक है. सो इसमें हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, ये माइनस इन्फिनिटी हमको प्रॉब्लम देगा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे. सो हम यहाँ पे लिखते लिमिट बी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की जगह हमने अब बी लिख दिया और ए तक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है. ये हमारा केस 2 है, ठीक है. पहला केस था उसमें क्या था, इन्फिनिटी वॉज इन अपर लिमिट. दूसरा केस इसमें है इन्फिनिटी इज इन लोअर लिमिट, मतलब इन्फिनिटी है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है. अब हमारा तीसरा केस है, यहाँ पे दोनों देखो, लोअर लिमिट पे माइनस इन्फिनिटी है और अपर लिमिट पे इन्फिनिटी है.
सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को हमें पहले दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है उसको हम स्प्लिट करते हैं 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में, ठीक है। और ये जो हमारे दो पार्ट्स बने इसको हम, ये हमारा है जो वो सेकंड पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी थी, और ये जो हमारा बना है उसको हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। चलो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं अब। ये देखो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट वाला इंटीग्रेशन है वो है, इसमें हमारी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हमको पता है ये इन्फिनिटी हमको प्रॉब्लम देता है, ये वाला इन्फिनिटी। सो हम इसकी जगह एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं 0 से b, ठीक है। कैसे, लिमिट b विल टेंड टू इन्फिनिटी 1/x² + 1 dx। अब ये हमारा जो बना इंटीग्रेशन 0 to b 1/x² + 1 dx वो हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो हम 12th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे, हमारे पास इंटीग्रेशन अगर कोई है 1/a² + x² dx का, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है 1/a tan 1 x/a। यहाँ पे हमारा a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to b, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, नहीं इंटीग्रेशन हट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे tan 1 x, और हमारी लिमिट्स है 0 से b तक की, ठीक है। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं, देखो लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 1 b - tan 1 0, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारा होता है tan 1 b - tan 1 0। अब हम ये लिमिट सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कोई भी इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म है नहीं, सो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं b की जगह इन्फिनिटी रख के। सो यहाँ पे अगर हम लिमिट्स रख दें, सो tan 1 इन्फिनिटी माइनस tan 1 0, ठीक है। अब tan 1 इन्फिनिटी क्या होता है हमको पता है, tan इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे, सो tan 1 इन्फिनिटी विल बी π/2, और tan 0 कब होता है, tan 1 0 कब होता है 0 पे ही। सो ये हमारा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/2, ठीक है। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल, उसके हमेशा दो पॉसिबल आंसर होते हैं, या तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट या तो उसका आंसर आता है फाइनाइट। अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आंसर आता है इनफाइनाइट तो उसको हम बोलते हैं दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, और अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आंसर फाइनाइट आता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो हमने देखा हमारा जो ये वाला सम था उसका आंसर, उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आंसर π/2 यानी कि फाइनाइट आंसर आया, इनफाइनाइट नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 से इनफाइनाइट 1/x² + 1 dx, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है द p टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। सो ये क्या होता है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 1 to ∞ 1/x⁻p dx, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द p इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन है हमारा 1 to ∞ 1/x⁻p dx, दिस इज कॉल्ड एज p इंटीग्रल। तो इसका हम एक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का टेस्ट होता है। लेट मी शो यू व्हाट इज द टेस्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेथड ये हमारा, हमको इन्फिनिटी प्रॉब्लम दे रहा है तो हम इन्फिनिटी को रिप्लेस करेंगे किससे, b से। यहाँ पे हमारा 1 तो है ही, और दिस लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। b टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to b 1/x⁻p dx, ठीक है।
सो अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये हमारा 1/x टू पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस पी लिख सकते हैं। एक्स टू माइनस पी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन माइनस पी प्लस वन। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हम लिख देते हैं वही का वही वापिस, लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन माइनस पी प्लस वन, इसको मैं पी माइनस वन लिख सकता हूँ, माइनस पी प्लस वन है। ठीक है, यहाँ पे हाँ माइनस पी प्लस वन मतलब ये हो जाएगा वन माइनस पी। ठीक है, माइनस पी प्लस वन, उसको मैंने वन माइनस पी लिखा है, और ये हमारा है वन से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सॉरी वन से बी तक, माय बैड, वन से बी तक। सो अब हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। अगर हम लिमिट्स पुट करें तो देखते हैं क्या होता है। लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट्स पुट करें तो क्या हो जाएगा, बी रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन माइनस एक्स रेज़ टू वन रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन वन माइनस पी। ठीक है, अब एनीथिंग कोई भी अगर वन की पावर में कुछ भी हो तो उसका आंसर वन ही आता है। सो ये हो जाएगा हमारा लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी बी रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन माइनस वन अपॉन वन माइनस पी। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस बनते हैं। ठीक है, पी को हम डिवाइड करेंगे दो केस में, विच आर दोस केस, लेट मी शो। केस वन, पी इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अगर p ग्रेटर देन वन होता है तो सपोज हमारा p है, सपोज कर लेते हैं 2 है। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ पे जो b रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन है वो क्या हो जाएगा, b रेज़ टू पावर माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। वो क्या होता है, b रेज़ टू पावर माइनस वन, और उसको हम लिख सकते हैं 1/b। ठीक है, सो उसी तरह लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी b रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन b रेज़ टू पावर वन माइनस पी लिख सकते हैं। ठीक है, वन अपन बी रेज़ टू पावर वन माइनस पी लिखे तो वही का वही वापस आ जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस पी प्लस वन माइनस वन प्लस पी। ठीक है, माइनस वन प्लस पी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस पी प्लस वन ही हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस वन अपॉन वन माइनस पी तो है ही। फिर अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, देखो इस मैं आपको वापस समझाता हूँ। ये माइनस बी रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन था, अगर हमारा पी वन से बड़ा होता है तो हम ये जो माइनस पी प्लस वन है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वन अपॉन बी रेज़ टू पावर माइनस वन प्लस पी। अगर ये वापस ऊपर जाएगा वन अपॉन पी माइनस वन, अगर वापस ऊपर जाता है तो वो वन माइनस पी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, सीधा डिटरमिनेट फॉर्म ये। सो हम बी जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे इन्फिनिटी रख देते हैं। वो क्या होगा, वन, वो क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन इन्फिनिटी रेज़ टू पावर पी माइनस वन अपॉन वन माइनस पी। ठीक है, अब हमें पता है एनीथिंग रेज़ टू इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी। सो ये हमारा हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी रेज़ टू पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, वन अपॉन कोई बहुत बड़ा नंबर होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। सो दिस विल बी माइनस वन अपॉन वन माइनस पी। सो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है वन अपॉन पी माइनस वन। ठीक है, फॉर p ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब हमने देखा केस टू लेते हैं हम, t इज लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, सो हमारा इक्वेशन क्या था, लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी बी रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस वन, यही हमारा इक्वेशन था। इसको वापस लेंगे हम,
केस 2 लेते हैं हम हमारा। केस 2 क्या है, p इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी b की पावर -p+1 -1 अपॉन p -1 थी। ठीक है, सो अगर हमारा p लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मीन्स अगर हमारा p होता है लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर हमारा p सपोज होता है -2। ठीक है, अगर हमारा p -2 होता तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, b टू पावर माइनस ऑफ -2, ये हो जाता है 2+1 b क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम b की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट है तो वो डायरेक्टली हम वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम b की वैल्यू डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, लिमिट डायरेक्टली पुट करती है तो क्या हो जाएगा, p टू पावर इन्फिनिटी -∞+1 -1 अपॉन p -1। अब b टू पावर इन्फिनिटी है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाता है इन्फिनिटी। सो फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। सो ये p टेस्ट हमें क्या बताता है कि अगर p की वैल्यू फॉर p इंटीग्रल, अगर p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है देन इट इज़, तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी आता है मतलब ये है डाइवर्जेंट। ठीक है, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसका आंसर हमारे पास आता है 1/p-1। और अगर यहाँ पे हम p की वेरियस वैल्यूज रखते जाए तो हमारा कोई एक फाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, 1/2-1 हो तो 1/1 आएगा, अगर p की वैल्यू 2 हो तो 1/2-1 उसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, वैसे हम रखते जाए तो फाइनाइट आंसर आते हैं। सो फॉर p ग्रेटर देन 1 इट इज़ कन्वर्जेंट। सो ये था हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस इसकी नोट्स बनाते रहे और प्रैक्टिस करते रहे एग्जाम्पल्स की। ठीक है, थैंक यू।